नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे उत्तर लेखन की रणनीतियों के विषय में। सिविल सेवा परीक्षा के अंदर में हम सभी इस बात को जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है। उसके जो अंक होते हैं वो अंतिम रूप से जब आपकी मेरिट बनती है वहां पर जोड़े नहीं जाते हैं। ऐसे में मुख्य परीक्षा के अंदर में आपका जो स्कोर होता है वो स्कोर आपकी सफलता या असफलता को बहुत हद तक निर्धारित करता है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि आपकी जो कॉपी होती है वो एक प्रकार से विजिटिंग कार्ड होती है जो परीक्षक तक पहुंचती है। जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए आप कोई व्यक्ति नहीं है, आप महज एक कॉपी हैं। और आपका परिचय जितना शानदार होगा, अंक मिलने की संभावनाएं उतनी ही बेहतर हो जाएंगी। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसा उत्तर आपने लिखा जो इतना शानदार था कि एग्जामिनर को यह लगा यही तो वो कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन करने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक दिन में सीखी नहीं जा सकती हैं। यहां पर बहुत सारी रणनीतियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और ये सब चीजें हमेशा आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए, एकदम ब्लूप्रिंट के जैसे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है परीक्षा की योजना। अगर हम परीक्षा की योजना को देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा है, उसके बाद प्रधान परीक्षा या मुख्य परीक्षा आप कह लीजिए, उसके बाद में है इंटरव्यू का सेगमेंट, साक्षात्कार का सेगमेंट। अब यहां पर आप देखिए कि ये केवल क्वालिफाइंग है। अर्हकारी का मतलब क्वालिफाइंग। हम सभी लोग जानते हैं यहां पर आपको दो प्रश्न पत्र देखने पड़ते हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। अब इसके अंदर में भी GS2 जो सीसैट का सेगमेंट है वो क्वालिफाइंग है, तो वहां पर आपको बहुत कम नंबर स्कोर करने हैं, 1/3 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं बस टोटल का, और आप उस पेपर में क्लियर हो। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वो क्लियर हुई नहीं हुई ये निर्भर करता है आपके मार्क्स पर जो कि आपने गेन किए हैं GS1 के अंदर में। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो 400 यहां पर लिखा हुआ है दैट मींस GS1 और GS2 ये आपके 200 नंबर का एक पेपर, तो टोटल हो गया 400। अब GS1 के अंदर में बच्चों का एक बड़ा कॉमन सा डाउट रहता है कि सर यहां पर प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए एक एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसा होना चाहिए जिसको हम अटेम्प्ट करें और उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक सलाह देता हूं कि देखिए 80 से 85 क्वेश्चंस ये एक अच्छी फिगर रहती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकते हैं इसके अंदर में, लेकिन जो स्टैंडर्ड फिगर हम लोग बता के चलते हैं 80 से 85। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो अनजान तरीके से भी गलत हो जाते हैं। वो सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो इतना सटीक करके आएंगे कि बस प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो 80 से 85 नहीं, हम 70 से 75 भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा रिस्की रहता है वो जो अनजाने तरीके से प्रश्न गलत हो जाते हैं उनके संदर्भ में। तो अगर 80 से 85 आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, नेगेटिव मार्क्स वगैरह को हटा करके, तो आप कम से कम 60 क्वेश्चंस के आसपास, 60 से 65 क्वेश्चंस के आसपास उम्मीद करते हैं कि हम सही बैठ जाएंगे। इतने तो हमारे सही आ जाएंगे। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि आप 120 नंबर से ऊपर पहुंच रहे हैं और 120 नंबर बहुत सुरक्षित स्कोर हम लोग मान के चलते हैं प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में। और यहां पर भी आप देखिए कि टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 में आपको 80-85 में अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा हूं,
यहां पर भी आप मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो जो कि आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा अगर रणनीति के साथ में चले तो आसानी से क्लियर की जा सकती है। देखिए, जब तक ये प्रारंभिक परीक्षा क्लियर नहीं होगी तब तक ये यात्रा आपकी यहां तक पहुंचेगी नहीं। तो यहां पर भी रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए आपको। अगर हम सीसैट की बात करें तो वो क्वालिफाइंग है ऑलरेडी, तो वहां पर बहुत समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करनी है, लूप होल कहीं नहीं छोड़ना है, कमी कहीं नहीं छोड़नी है। कमी छूट गई तो पता लगा आपने GS1 में बहुत मेहनत की थी, लेकिन सीसैट वाले के अंदर में आप ऐसी मिस्टेक्स कर गए कि क्वालिफाइंग पेपर ही क्लियर नहीं हुआ। जी हां, ये समस्याएं आती हैं बच्चों के सामने, खास तौर पर हिंदी माध्यम के अंदर में ये चीजें बहुत बार देखी गई हैं। जैसे मेंस के अंदर में हम लोग जब पहुंचते हैं तो यहां पर भी क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। इंग्लिश का पेपर होता है क्वालिफाइंग यहां पर, और कई बार बच्चे बहुत अच्छा करते हैं लेकिन क्वालिफाइंग पेपर्स में फंस जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पहले कॉपी चेक होती है क्वालिफाइंग वाले की कि क्वालिफाइंग में आपके मिनिमम मार्क्स हैं या नहीं, उसके बाद आपकी कॉपी चेक होगी आगे जाकर के। ये बात बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें। मेंस की हम लोग बात करें 1750 अंक, इसकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे अभी आगे, और 275 नंबर का आपका इंटरव्यू। अब जरा यहां पर देखिए मुख्य परीक्षा की जो स्कीम है वो क्या है। यहां पर अगर आप देखें इन सारी चीजों को तो प्रश्न पत्र ए और बी ये क्वालिफाइंग है। यहां पर बस आपको मिनिमम नंबर लाने हैं जिन्हें निर्धारित किया गया है 25%, 300 का 25%। कितना हो गया? 75 मार्क्स कि 75 नंबर आपको लाने हैं और ये वाला और ये वाला क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आपकी पूरी गाड़ी पहुंचती है जाकर के कहां पर? प्रश्न पत्र संख्या 1 निबंध। हम लोग अपनी इस पूरी क्लास के अंदर में चर्चा करेंगे अभी एक सेगमेंट के अंदर में कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध की तैयारी किस तरह से होती है, कैसे निबंध आपकी सफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, और कैसे स्टूडेंट्स निबंध को कम करके आंकते हैं। तुलना करके हम लोग देखेंगे कि जो असफल अभ्यर्थी हैं मुख्य परीक्षा के अंदर में और जिनके परीक्षा निकल जाती है, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, या जो टॉपर्स हैं उन्होंने निबंध में कैसा परफॉर्म किया, उनका प्रदर्शन कैसा रहा। आगे देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या 2 या इसको आप कह सकते हैं GS1। ओवरऑल के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला प्रश्न पत्र संख्या 1 है, ये 2 है, लेकिन GS के हिसाब से अगर हम बात करें तो GS के 4 प्रश्न पत्रों में से पहला, जिसमें भारतीय विरासत, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भूगोल के विषय, भारतीय समाज के विषय शामिल होते हैं। GS2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर भारतीय संविधान के विषय है, शासन व्यवस्था की बातें हैं, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध। GS3 के अंदर में हम लोग आते हैं तो यहां पर प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन के विषय हैं। आगे बढ़ते हैं GS4 की तरफ, और GS4 के अंदर में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ध्यान रखना, एक निबंध और एक GS4, अगर इन 2 जगहों पर बहुत रणनीति के साथ में काम किया जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। बातें तो हमें करनी ही है और वो सारी मैं बताऊंगा आपको आगे। इसके बाद आपके वैकल्पिक विषय आ जाते हैं। 250 अंक का पहला प्रश्न पत्र और दूसरा वाला 250 अंक, सबको आप जोड़ देंगे इन सबको तो ये टोटल आपका हो जाता है 1750 का। ध्यान रखना ये क्वालिफाइंग है तो इनके मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। पेपर ए और पेपर बी को हम लोग हटा देते हैं।
अब यहां पर आप देख सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के 275 मार्क्स जोड़ लीजिए और टोटल जो बन जाता है ये 2025 अंक आपके सामने आ जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर 2025 में कितना स्कोर कर लें कि अंतिम अभ्यर्थियों की सूची में हमारा नाम दिखाई पड़े उस सुनहरी सूची के अंदर में। तो मैं एक ही बात कहता हूं, 50%, 50% का नियम। प्रारंभिक परीक्षा में थोड़ा 50% से ऊपर की बात करता हूं क्योंकि वो शुरुआती स्तर होता है, तो वहां 50 से 60% कह देता हूं मैं कि 120 नंबर से अगर ऊपर रखते हैं तो सेफ है। यहां पर 50% का नियम अगर आप पूरी तरीके से उसका पालन कर जाते हैं, 2025 यहां दिख रहे हैं, 1000 नंबर से अगर आप ऊपर पहुंच जाते हैं, इसका सीधा सा मतलब है एग्जाम निकल ही नहीं रहा है, धूमधाम से निकल रहा है और हो सकता है कि आप टॉपर भी हो जाएं उस साल के। जी हां, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। टॉपर्स के नंबर देखिए और फिर मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि 1000 नंबर लाने का मतलब हो जाता है कि टॉपर की लिस्ट के आसपास में हो आप। जी हां, यही सच है। अब देखिए, यहां पर बच्चों के दिमाग में एक बड़ा कॉमन सा डाउट रहता है और वो डाउट रहता है यहां पर प्रश्न पत्र संख्या ए को लेकर के और बी को लेकर के कि सर क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, रणनीति क्या हो सकती है। पेपर ए की बात करें तो बी की तुलना में थोड़ा सा आसान है, खासतौर पर अगर कोई बच्चा हिंदी बेल्ट से आ रहे हैं उनके लिए। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनमें से एक चुननी है। अधिकांश जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से भाषाएं चुन लेते हैं, अन्य क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से भाषाएं चुन लेते हैं। प्रश्नों का जो स्तर होता है वो मैट्रिकुलेशन के स्तर का होता है, सामान्य तौर पर 10वीं के स्तर का होता है या उसके समकक्ष का होता है। तो अब यहां पर क्या चल रहा होता है कि कई जगहों पर आपको अनुच्छेद वगैरह है, उसका सारांश करना है, वर्तनी वगैरह की बातें हैं, स्पेलिंग्स वगैरह की बातें हैं। तो इस तरह की जो है चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं और कुछ ऐसी ही चीजें आपको इंग्लिश के खंड के अंदर भी देखने को मिलती हैं। यहां पर बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा का लाभ उठा करके आगे बढ़ जाते हैं। अब हिंदी बेल्ट के बच्चों के लिए फिर अगली चुनौती आती है यहां पर पेपर बी के अंदर में। इसके लिए मैं एक ही रणनीति सजेस्ट करता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनको उठाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स इट। और कुछ उससे अधिक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप जब करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो वहां पर समाचार पत्रों को पढ़ते ही हैं और लगभग एक इंग्लिश का समाचार पत्र तो बच्चे पढ़ते ही हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम के ही क्यों ना हो। तो वहां से आप वोकैब को अपनी मजबूत करते हुए चलिए। यहां पर जो बच्चे अधिक फंसते हैं वो कैप के सेगमेंट पर आकर के फंसते हैं, तो वो आपकी धीरे धीरे तैयार होती रहेगी। और बाकी जो चीजें होती हैं अगेन वो 10th लेवल की मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट समकक्ष स्तर की होती हैं, तो वहां पर चीजें फिर आपको परेशान नहीं करती हैं, आप कर डालते हैं उनको। इसके बाद में हम लोग जो बाकी सारी चीजें हैं उन पर एक एक करके चर्चा करते हैं, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। एक अच्छा उत्तर कैसा हो और इसका प्रारूप कैसा हो। ड्राफ्टिंग, देखिए आपके पास 180 मिनट, 3 घंटे 180 मिनट, GS1, GS2, GS3, GS4, ओके, 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए सामान्य तौर पर आपके पास 9 मिनट। अब 1-2 मिनट पढ़ने के लगा लीजिए, ड्राफ्टिंग के लिए, क्वेश्चन को तोड़ने के लिए, तो ले दे करके बचते हैं 6 से 7 मिनट। निबंध में
आपको लग सकता है कि सर निबंध तो 2 ही लिखने हैं, लेकिन शब्द सीमा वहां पर देखिए, शब्द सीमा वहां पे 1000 शब्दों से ज्यादा होती है, 1000 से 1200 तक होती है। तो निश्चित रूप से 2 निकले हैं, मतलब कि 2000 से अधिक शब्द आपको लिखने हैं वहां पर। और फिर यह काम इतना आसान नहीं होता है। यहां पर आप देखिए, आदर्श उत्तर के जो हम बात करें तो यहां पर ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1, 2 और 3 मुख्य रूप से, और वैकल्पिक विषय, क्योंकि GS4 की बिल्कुल अलग रणनीति है। निबंध की स्ट्रेटेजी भी इससे डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि 2 लिखने हैं, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं चीजें, ये चीजें मुख्य रूप से GS1, GS2, GS3 और जो ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय है, वहां पर लागू होंगी। सबसे पहले भूमिका। तो GS1, GS2 और GS3 की अगर हम बात करें तो हमें यहां पर मुख्य रूप से 2 तरह के शब्द सीमा वाले प्रश्न दिखाई पड़ते हैं, 150 शब्द और 250 शब्द। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में यह चल रहा होता है कि सर 150 शब्द के जो प्रश्न होते हैं, इसमें क्या भूमिका लिखनी चाहिए? और जो 250 शब्द के प्रश्न हैं, उसमें अगर भूमिका लिखें तो कितनी बड़ी लिखें? ठीक ठाक डाउट रहता है ये। इसका जवाब यह है कि 150 शब्दों में आपको जो उत्तर लिखने हैं, वहां पर आप चाहें तो सीधे भी अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप चाहें तो 1 लाइन में या 1.5 लाइन में आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख दें जिनसे यह मालूम चले कि आप आगे क्या बताने वाले हो। इसके बाद में आते हैं जो 250 शब्द सीमा वाले प्रश्न होते हैं, वहां पर उनके उत्तर हम लोग कैसे लिखें। यहां पर आपके पास भूमिका लिखने का स्कोप ठीक ठाक होता है, लेकिन भूमिका लिखना इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्रश्न कैसा है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनकी भूमिका और मुख्य भाग को अलग नहीं किया जा सकता है। भूमिका आमतौर पर उन प्रश्नों के अंदर में ज्यादा सुविधाजनक तरीके से लिखी जा सकती है जो थोड़ा सा बड़े प्रश्न होते हैं। तो यहां पर निश्चित रूप से शब्द सीमा अधिक होती है, प्रश्न भी सामान्यतः बड़े ही होते हैं। तो यहां पर आप 2 से 3 लाइन की भूमिका लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और यह बात मैं आपको अंत में और जोड़ के बता दूं कि ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि भूमिका लिखनी ही है। जी हां, ये कोई नियम नहीं है। हम लोग अच्छे उत्तर लेखन के अंदर में इस बात को एक अच्छे संकेत के रूप में मानते हैं कि अगर आपने भूमिका के तौर पर कुछ बातें लिखी हैं तो वो एक अच्छा संदेश देती हैं परीक्षक को। तो निश्चित रूप से अपनी सुविधा के अनुसार आप यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा सजेशन आपको यह होगा कि कम से कम जो 250 शब्द सीमा वाले प्रश्न है और इसके अलावा वैकल्पिक विषय के अंदर में, वैकल्पिक विषय के अंदर में तो आपको भूमिका लिखनी ही चाहिए। यहां पर जब आप प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हो, GS 1, 2 और 3 के अंदर में 150 जहां पर शब्द सीमा वाले प्रश्न हैं, वहां पर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यहां पर एक प्रैक्टिकल इनपुट मैं आपको और दूंगा। आप जब उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो वहां पर जो शुरुआत के प्रश्न होते हैं, 2-3 प्रश्नों के उत्तर तो थोड़ा अच्छे से लिखें, थोड़ा समय भी डिवोट करें वहां पर जो वो 9 मिनट और 6 मिनट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा आप वहां पे ढील दे सकते हैं। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बात है कि जब कोई एग्जामिनर कॉपी खोलता है ना, थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है तो ठीक है, अच्छा दिख रहा है, सुलेख, अच्छी राइटिंग, बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो बच्चे पूछते हैं कि सर अच्छी राइटिंग का कितना असर पड़ता है, तो मैं साफ तौर पर उनसे यह पूछता हूं कि आप ये बताइए, आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी के लिखे हुए को, तो जिसका अच्छा सुंदर लिखा हुआ है उसे पढ़ने का मन करता है
या जिसका बड़ा खराब सा गंदा सा लिखा हुआ है उसको पढ़ने का मन करता है। बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, और एग्जामिनर से नंबर निकलवाना, इसमें मनोविज्ञान का भी ठीक ठाक योगदान रहता है। तो शुरुआत के उत्तर अगर आप थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं वहां पर, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है। फिर धीरे धीरे सबको पता है राइटिंग थोड़ी सी खराब होगी और अंत में जाते जाते आप पॉइंट्स पे आ जाओगे, एग्जामिनर भी जानता है। इसके बाद हम लोग भूमिका से आगे बढ़ते हैं और मुख्य भाग की तरफ जाते हैं। अब मुख्य भाग को जब आप डिजाइन करेंगे तो एक चीज का सबसे अच्छा ध्यान रखना है, वो है प्रवाह या फ्लो। ऐसे नहीं लिखें कि ऐसा लगे कि जो बाद वाला सेंटेंस है, जो पहले वाला सेंटेंस है, वो एकदम अलग अलग जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो पैराग्राफ में बांट दें। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ऐसा नहीं होता है कि पैराग्राफ 4 लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का ऐसे होता है। पैराग्राफ 1 लाइन का भी हो सकता है, तो कोई समस्या नहीं। अगर बिल्कुल अलग बात आप लिख रहे हैं तो 1 लाइन में लिख करके पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लेकिन फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इससे एग्जामिनर को चीजों को समझने में, जोड़ने में आसानी रहती है और निश्चित रूप से प्रवाह रहता है, तो एक अच्छा उत्तर तो बन ही जाता है। इसके बाद आते हैं निष्कर्ष रूप में। अब निष्कर्ष का मतलब क्या है कि आपने जो अब तक कहा उसका सार। कई सारे बच्चे समझ रहे होते हैं कि सर यहां पर तो कुछ अलग से कुछ लिखेंगे, तो पहले निष्कर्ष शब्द का मतलब आप जानिए कि जो अब तक कह दिया उसका सारांश। सारांश बस इस तरह से करें कि उसमें एक संतुलन दिखाई पड़े। आपने जो कुछ भी चर्चा करी है वहां पर यह ना लगे कि आपकी चर्चा एक पक्षीय हो गई। अब यहां पर कुछ बच्चे एक बात मेरे सामने लाएंगे कि सर जहां पर हम आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे होते हैं, ऐसे प्रश्न जहां पर लिखा होता है क्रिटिकली एनालाइज, तो वहां पर हम क्या करें? क्योंकि आलोचना के अंदर में तो फिर हमें नेगेटिव पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, लेकिन यहीं पर तो ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि जब आपसे परीक्षा में कहीं पूछता है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए या आलोचना कीजिए, तो आलोचना का मतलब यह नहीं होता है कि आप केवल नेगेटिव पॉइंट्स ही रखेंगे वहां पर। आलोचना के अंदर में भी पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, जो सकारात्मक बातें होती हैं वो कही जाती हैं वहां पर। बस होता यह है कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर आलोचना करनी होती है, तो वहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना होता है कि थोड़ा नकारात्मक पक्ष जो है वो बढ़ जाता है। आप यूं कह लीजिए कि 60 से 65% तक या मैक्स 70% तक आपने नकारात्मक बातें बता दी, बाकी आपने सकारात्मक बातें बता दी। इस तरीके से चलता है। तो जो कीवर्ड्स आते हैं, खास तौर पे पुछल्ले शब्द जिन्हें हम कहते हैं या इंग्लिश में कैलेंडर्स कह देते हैं, अभी हम उनकी चर्चा भी करेंगे आगे कि उनको आप कैसे पहचाने और किस शब्द के क्या मायने होते हैं। अब यहां पर केस स्टडी या मुख्य रूप से GS4 के अंदर में हम लोग पहुंचते हैं, और जब केस स्टडी की बात शुरू होती है तो ये बच्चों के सामने बड़ी सारी दुविधाएं पैदा कर देती है कि सर इसको अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तो केस स्टडी को पढ़ने में ही चला जाता है। इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज होती हैं, सामान्य तौर पर वही 9 मिनट का नियम तो यहां पर भी लागू हो ही जाएगा। तो केस स्टडी पढ़े, फिर उसका उत्तर भी लिखना है, ड्राफ्टिंग भी तैयार करनी है, कैसे करें सारी चीजें। तो यहां पर सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज अभ्यास। जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें तभी आपके काम आएंगी जब आप लगातार अभ्यास करें। मैं कई सारे ऐसे सफल अभ्यर्थियों को जानता हूं जो दिन में
दो दो प्रश्न पत्र, कई सारे बच्चे तो 3 प्रश्न पत्र तक हल करते थे परीक्षा में जाने के पहले, और कुछ तो और आगे निकल जाते थे कि 4 प्रश्न पत्र। और ऐसा करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। मैं एक सामान्य बात बोलता हूं कि कम से कम 2 प्रश्न पत्र तो आप एक दिन में हल करने का अभ्यास करें, भले परीक्षा के 1 महीने पहले करो। शुरुआत में जैसे आपका सिलेबस आपको लगता है इतना तैयार हो गया है कि अब आप उत्तर लिख सकते हैं, धीरे धीरे शुरू करें। इसको बढ़ा करके 1 प्रश्न पत्र पर लाएं, क्योंकि शुरुआत में तो 1 प्रश्न पत्र भी हल नहीं होगा, सच बात है। फिर उसको बढ़ा करके 2 प्रश्न पत्र की तरफ लेकर के जाएं। केस स्टडीज के अंदर में अभ्यास ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये आपकी रीडिंग स्पीड को बढ़ाएगा। और रीडिंग स्पीड को बढ़ाने में आप न्यूज़पेपर्स की मदद भी ले सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की रीडिंग करने के संदर्भ में बड़े सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर कितनी देर पढ़े न्यूज़पेपर, हमको सब 1.5 घंटा लग जाता है, कोई बोल रहा 2 घंटा लग जाता है। तो मैं एक ही बात कहता हूं, 1 घंटा 2 घंटा अगर लग रहा है तो फिर अपना ही न्यूज़पेपर शुरू कर लीजिए, इतना समय नहीं लगता है। न्यूज़पेपर पढ़ने में आप मैक्स टू मैक्स, मतलब अधिकतम बता रहा हूं मैं, 30 से 35 मिनट बस। और एक एडिटोरियल के अंदर में अधिकांश 5 से 6 बिंदु होते हैं आपके मतलब के, बाकी सब कहानी होती है। और मान लिया कि आपने 15 पॉइंट निकाल भी लिए और लिख भी लिए, और आप डेली ऐसा कर रहे हो, तो आपके पास कितने बिंदु इकट्ठा हो जाएंगे, दिमाग में रखोगे कैसे? तो इस पूरी परीक्षा के दौरान बहुत संभावना होती है कि ज्ञान का लालच आपके अंदर पैदा हो जाए, लेकिन उससे बचिए। रीडिंग हैबिट को बढ़ाइए। यहां पर मैंने एक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका अभ्यास करिए, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उनका अभ्यास करिए, न्यूज़पेपर की मदद लीजिए। ये सारे बिंदु मैंने बता दिए। अब यहां पर आइए जरा, केस स्टडी को पढ़ने की बात हो गई, रफ्तार कैसे बढ़ाई जाएगी उसकी बात हो गई। अब लिखी कैसे जाए? सबसे पहले भूमिका। अब भूमिका में आप क्या दोगे? भूमिका में जो केस स्टडी में महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप लिख दीजिए भूमिका के अंदर में। उसके बाद में केस स्टडी में शामिल नैतिक मुद्दे, और ये सब चीजें जब आप केस स्टडी को पढ़ेंगे तो उसी समय हाईलाइट करते जानी है। ये नहीं कि पहले एक बार केस स्टडी पढ़ी, फिर उसके बाद आप नैतिक मुद्दे ढूंढ रहे हो, फिर उसमें आप स्टेक होल्डर ढूंढ रहे हो, फिर विकल्पों की सूची तैयार कर रहे हो, तो पता लगा 3 घंटे में 2 ही केस स्टडी हुई। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया सबसे प्रैक्टिकल बात रीडिंग स्किल्स के बारे में। और जब आप रीड करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। इसके साथ में जो हितधारक शामिल हैं, ये स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, कि उस केस स्टडी में जिन जिन लोगों के हित जुड़े हुए हैं वो लोग कौन कौन से हैं, इनको यहां पर लिखेंगे। इसके बाद जो स्थितियां आपके सामने दी गई हैं, इन स्थितियों में विकल्प कौन कौन से आ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और जब इनकी हम बात शुरू करते हैं विकल्पों की, तो एक सामान्य सुझाव होता है कि जिन विकल्पों को हमें हटाना है उनको पहले रख दीजिए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में जब आप ए बी सी डी विकल्प देखते हैं तो क्या करते हैं कि ये तो नहीं होगा, डी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ए और बी में फाइट है। तो ऐसे करिए कि जो हटाना है, रिजेक्ट करना है, पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद जिसको और हटाना है वो, और जहां से कुछ आगे लेकर के जाना है वो अंत में लेते हुए उनको आगे बढ़ जाइए। अब यहां पर आपको हर एक विकल्प का गुण और दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दोनों बताने पड़ेंगे। गुण दोष आप जब बताओगे तो उसी के आधार पर तो इस बात का चयन होगा कि ये विकल्प अपनाया तो क्यों अपनाया,
ये विकल्प नहीं अपनाया तो क्यों नहीं अपनाया, और ये बहुत क्रूशियल होता है। यहां पर आपकी पूरी क्षमता का प्रदर्शन होता है कि सिविल सेवक बनने के योग्य कोई व्यक्ति है या नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके मस्तिष्क का, आपके डिसीजन लेने की क्षमता का आईना होता है। GS4 इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम GS4 के सिलेबस को देखें तो सिलेबस के अंदर में कोई ऐसी बहुत आसमानी चीजें नहीं है। ऐसी चीजें हैं जिनको सामान्य तौर पर आप समाचार पत्रों के अंदर में जो एडिटोरियल्स आते हैं वहां भी देखते पढ़ते रहते हैं। बाकी जब तैयारी करवाई जाती है तो वहां पर अध्यापक आप लोगों को संगठित रूप से सारी चीजों को जोड़ करके उनके अनेक पहलुओं का पूरा विश्लेषण करते हुए बता ही देते हैं। तो जो चीजें वहां पर लिखी हैं उनके सारे आयाम आपके क्लास में तैयार हो जाते हैं। और केस स्टडी का आप जब सिलेबस देखोगे, कई सारे बच्चे यहां भी पूछने लगते हैं कि सर केस स्टडी का सिलेबस क्या है। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि केस स्टडी का जो सिलेबस है वो GS4 के अंदर में जितने भी विषय लिखे हुए हैं उन सारे विषयों से केस स्टडीज पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखें इस बात को, और ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखी हुई है बातें। आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला जो इसमें विषय रहेगा हमारे सामने, विकल्पों का चयन और निष्कर्ष। अब देखिए, ये वाला जो सबसे अंत में है ये एक तरीके से इसी का हिस्सा है, क्योंकि आप जब यहां विकल्पों को चुनेंगे, उन्हें रिजेक्ट करेंगे, तो अपने आप इसके ऊपर में पहुंच जाएंगे और निष्कर्ष रूप में आप जिन आधारों पर विकल्पों का चयन किया है उनको यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वो सारी बातें आप ऊपर बता चुके होंगे गुण और दोषों के संदर्भ में। तो लिखते समय, निष्कर्ष लिखते समय विशेष रूप से शब्दों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आप अपने विचारों को दोहरा रहे हैं, अपने शब्दों को दोहरा रहे हैं। और इसमें बचने का सबसे अच्छा तरीका यह रहता है, क्योंकि जो लिख करके आए हैं बातें तो वही आनी है निष्कर्ष के अंदर में, कुछ नया तो नहीं आने वाला विशेष, नहीं तो फिर वो निष्कर्ष नहीं रह जाएगा। इसमें आपकी वोकैब जितनी अच्छी होगी, भाषा पर पकड़ जितनी अच्छी होगी, आप उतना अच्छा शब्दों के साथ खेल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब जरा हम लोग बात करते हैं निबंध की, ऐसे की बात करते हैं। तो ऐसे की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो कई सारे बिंदु वही हैं जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, जैसे भूमिका, कि जो ऐसे का विषय है उस विषय से संबंधित अगर कोई कहानी, कोई वृत्तांत, कोई डेटा, अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं और वो अच्छी शुरुआत मानी जाती है। कोई कविता छोटी सी या कोई शेर हो सकता है, जी हाँ, शेर शायरी वगैरह का भी प्रयोग हो जाता है निबंध के अंदर में। किसी बड़े महापुरुष का कोई कथन है, इनसे अगर शुरुआत करते हैं तो थोड़ा अच्छी शुरुआत मानी जाती है, स्टैंडर्ड है ये। इसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं यहां पर कि आखिर जो निबंध हम लोग लिखने जा रहे हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है। अब यहां पर परिभाषाएं हो सकती हैं, विषय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि हो सकती है, ये सारी चीजें यहां पर हो सकती हैं। इसके बाद में अगर यहां पर कुछ समय अवधि या जिस विषय को आप डील कर रहे हैं उसमें कई सारे पड़ाव आए हैं, जैसे मान लीजिए कोई निबंध आ गया आपके सामने
कि भारत के अंदर में जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पैट्रियार्की जो है, वो हमारे समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो अब अगर इसकी आप चर्चा करें तो वैदिक काल से चीजों को उठाया जा सकता है। भारत के अंदर में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के सबसे पहले प्रमाण हमको दिखाई पड़ना शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के अंदर से, और फिर वहां से ये प्राचीन का कनेक्शन हो जाएगा। फिर मध्यकाल के अंदर में कैसे पितृसत्ता और मजबूत होती गई, फिर आधुनिक भारत के अंदर में किस तरह से परिवर्तन हुए। तो इससे क्या होगा, कालक्रम स्पष्ट हो गया। आगे देखिए, यहां पर जो विषय है निबंध के अंदर में, जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, परीक्षण। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक उदाहरण उठाया पितृसत्ता का, तो अब यहां पर पितृसत्ता समाज के लिए क्यों आवश्यक थी और उसके दुष्परिणाम क्या है, क्योंकि क्यों आवश्यक थी उसके अंदर में लाभ तो आ ही गए, और दुष्परिणाम क्या है, उसके नकारात्मक असर क्या हुए, उनका परीक्षण, तार्किक परीक्षण। फिर ये आता है, क्योंकि यहां तक आप आते आते सारा परिचय, सारा विकास बता चुके हैं, तो कसौटी की बात आती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जो हमने परीक्षण किया, उस परीक्षण में जो चुनौतियां हमारे सामने निकली, जो समस्याएं हमारे सामने निकली, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कदम क्या उठाए जाए। अगर सामाजिक विषय है तो समाज के स्तर पर, अगर सरकार वहां पर कोई बड़ा योगदान दे सकती है तो सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा सकते हैं उनका वर्णन यहां पर किया जा सकता है। और इसके बाद सबसे अंत में फिर से वही निष्कर्ष, और निष्कर्ष के विषय में यहां निबंध में विशेष रूप से, क्योंकि यहां पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या विश्लेषण करें, ऐसे सब शब्द आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं मुख्य रूप से अंत में। तो हम लोग बच्चों को एक बात सामान्य रूप से बोल के चलते हैं कि निबंध का जो निष्कर्ष है उसमें आप कोशिश करें कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, आशावादी दृष्टिकोण रखें, उसके साथ उसका समापन करें। और हां, अंत में भी अगर आप कुछ पंक्तियां जोड़ सकें, किसी महापुरुष के उद्धरण हो गए, कोई कविता की पंक्ति हो गई, तो निश्चित रूप से अंत भी बहुत प्रभावकारी हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ज्यादा कविता, कहानियां या जो महापुरुषों के जो उद्धरण हैं, कोटेशंस वगैरह हैं, अधिक मत करिएगा कि पता लगा उनको करने के चक्कर में जो मुख्य थीम थी, आप उस थीम से भटक गए। इन चीजों से बचिए। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि संतुलित तरीके से अगर इन चीजों को आप लिखेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, तो चीजें बढ़िया होती हुई चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हमारे सामने जो अगला विषय आता है वो है निर्देशात्मक शब्द या कीवर्ड्स आप कह लीजिए। हालांकि मैं इनको कीवर्ड्स नहीं कहता हूं, क्योंकि कीवर्ड्स तो प्रश्न के अंदर में कहीं पर भी हो सकते हैं। एक प्रश्न के अंदर में कई सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, और कीवर्ड्स का बेसिकली हम प्रश्न को ब्रेक करने में प्रयोग करते हैं। इनको मैं मुख्य रूप से कहता हूं उछल्य शब्द। उछल्य शब्द क्यों? क्योंकि ये अंत में आते हैं प्रश्न के, सामान्य रूप से, या इंग्लिश में आप कह लें टेलेंडर्स। टिकट में चलता है ना टेलेंडर्स, कुछ उस तरीके से। यहां देखिए, अब यहां पर किसी प्रश्न के अंत में हो सकता है विश्लेषण करें, कहीं हो सकता है आलोचनात्मक विश्लेषण करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, टिप्पणी करें, चर्चा करें, व्याख्या, परीक्षण, विस्तार पूर्वक समझाइए, स्पष्ट करें, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, औचित्य सिद्ध करें, रेखांकित करें, सारांश प्रस्तुत करें, पता लगाएं।
जितने शब्द संभव हो सकते हैं हमने लगभग सब यहां पर शामिल कर लिए हैं, ताकि आपके दिमाग में एक भी डाउट रह ना जाए। और आज के इस सेशन का यही उद्देश्य है कि उत्तर लेखन जितना शार्प होगा आपका, उतना बेहतरीन तरीके से आप सफल हो जाएंगे। एक बात और बता दूं, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें प्रश्नों के माध्यम से उदाहरण लेकर भी अभी मैं बताऊंगा आपको। ये मत सोचिएगा कि अभी जो बातें आपने बता दी बड़ी अमूर्त प्रकार की हैं बातें, ये तो कि व्याख्या कर दी आपने, थोड़ा उदाहरण भी दे दीजिए, और अगर उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे तो बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और यह बात बिल्कुल सच है कि जब प्रश्नों के माध्यम से किसी बात को हम समझते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आती है हमें। यहां पर कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका लगभग एक ही अर्थ निकलता है। सबसे पहले तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, विश्लेषण करें, ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण करें या मूल्यांकन करें, लगभग एक जैसा ही भाव देते हैं। हां, अंतर तब आता है जब केवल प्रश्न में लिखा होता है आलोचना करें, और अगर आपसे पूछ देता है आलोचनात्मक विश्लेषण या मूल्यांकन, तो यहां पर आपको इन चीजों को वर्तमान के साथ में जोड़ना होता है। यह बात ध्यान रखिएगा यहां पर विशेष रूप से, कि इन चीजों का जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर भी आपको प्रकाश डालना होता है। और चूंकि आलोचना है तो गुण दोषों का मूल्यांकन करते हुए नकारात्मक बिंदु थोड़े से अधिक कर देंगे, सकारात्मक थोड़े से कम रहेंगे, ठीक है। आगे टिप्पणी करें। टिप्पणी में मुख्य रूप से आपकी अपनी निजी राय पूछी जाती है, और निजी राय रखते हुए एकदम अपनी निजी राय मत रख दीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एकदम अपनी निजी राय का मतलब क्या हो गया। देखिए, हर अभ्यर्थी समाज का हिस्सा ही है, और निश्चित रूप से उसकी कुछ अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, और कई मामलों में ये विचारधाराएं ऐसी हो सकती हैं कि वो यूपीएससी को नहीं चाहिए। थोड़ा समझदारी से काम करना है कि यूपीएससी को चाहिए संतुलित विचारधारा, कि आपके मन का ना भी हो तब भी कहना नहीं है, करना नहीं है। वो कहना करना है जो यूपीएससी सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो टिप्पणी में अपनी राय जब भी रखें तो संतुलित, ध्यान रखें इस बात को, संतुलन को मत छोड़ दीजिए। ये मत समझ दीजिए कि नहीं नहीं मेरी ही राय पूछी है, अब तो हम आजाद हैं, अपनी राय खुल के रखेंगे, ये मत करिए। ओके, कई बार यहां से इंटरव्यू के अंदर में भी चीजें आ जाती हैं, इसी तरीके से पूछ देते हैं, और वहां पर अगर आप ज्यादा चीजों को हल्के में ले लिया तो फिर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। चर्चा करें सबसे आसान होता है कि हर बिंदु को जोड़ करके उसको बस प्रवाह में लिखते हुए चले जाइए, हो गई चर्चा। इसके बाद व्याख्या करें, चर्चा करें, लगभग एक ही जैसे हैं। फिर परीक्षण करें। परीक्षण के अंदर में हम लोग जब पहुंचते हैं तो चीज क्या है और उसके अंदर में तार्किकता के बिंदु कितने हैं। प्रयोग परीक्षण एक तरीके से जो एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए, उस मानसिकता का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा विस्तार पूर्वक समझाइए, यह भी लगभग इसी का विस्तार है। विस्तार पूर्वक समझाइए, चर्चा करिए। स्पष्ट करें। अब स्पष्ट करने में जब भी कोई प्रश्न लिखा होता है तो उस प्रश्न के अंदर में कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड या कोई ऐसा विषय होता है जिसको विशेष रूप से केंद्र में रख करके और उसी के इर्द गिर्द पूरा उत्तर लिखना होता है आपको। तो ऐसे में ये कीवर्ड इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। और अगला है उदाहरण सहित स्पष्ट करें, तो एक एग्जाम्पल भी ऐड कर दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं है। और मैं तो सलाह ये देता हूं बच्चों को
कि जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं तो वहां पर बिना कहे कोई उदाहरण अगर आप जोड़ देंगे तो उत्तर वैसे ही बहुत अच्छा बन जाएगा आपका। इसके बाद में औचित्य सिद्ध करें। अब इसके अंदर में जो भी आपको प्रश्न दिया गया, उस प्रश्न के अंदर में जो कथन कहा गया, उस कथन की प्रासंगिकता क्या है, उसके आधार पर अपने विचारों को जोड़ करके और फिर संतुलित तरीके से आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के ये चीजें पूरी होती हैं। या मैं अगर आपको बताऊं तो औचित्य सिद्ध करें या परीक्षण करें, ये चीजें एक दूसरे से काफी हद तक जुड़ जाती हैं, क्योंकि यहां पर परीक्षण करना था और यहां पर औचित्य सिद्ध करना है। दोनों में ही उसी वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रयोग करना है, प्रयोग परीक्षण वाली। इसके बाद रेखांकित करें, और रेखांकित करें ये जाकर के जुड़ जाता है स्पष्ट के साथ में। सारांश प्रस्तुत करें, अब इस तरह के शब्द अभी कम दिखाई पड़ते हैं, तो इस पर आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर हम लोग सारांश की बात कर देते हैं तो ये टिप्पणी के साथ में ही जुड़ जाता है कि टिप्पणी में आपकी अपनी राय पूछी जाती है। सारांश प्रस्तुत करें, इसमें भी आपके अपने जो विचार होते हैं, आपकी जो अपनी राय होती है, उस पर ही अधिक ध्यान होता है। इसके अलावा पता लगाएं, बहुत सामान्य सा कीवर्ड है, पता लगाएं, चर्चा करें, परीक्षण करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब तक जो मैंने अभी आपको चीजें वहां बता दी, उन चीजों में से जो कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको यहां पर अलग से लिखा गया है आप लोगों के लिए, और एक एक करके इनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, मूल्यांकन करें या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो इसके अंदर में गुण दोषों का समग्र विश्लेषण, जो मैंने अभी आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहां पर साथ में लिखा गया है इनको। और यही बात मैं अभी आपको 10-15 मिनट से बता रहा था कि कई सारे ऐसे शब्द हैं जो समानार्थी के रूप में प्रयोग कर लिए जाते हैं। आप यहां आगे देखिए, टिप्पणी करें, आलोचनात्मक टिप्पणी करें, एक साथ दे दिया गया। अब यहां पर क्या है, ये आपकी राय या प्रतिक्रिया वो पूछ रहा है। आगे देखो, चर्चा करें, आलोचनात्मक चर्चा करें, तो पक्ष विपक्ष इन सारे मुद्दों को उठा करके एक बहस को प्रस्तुत करना। विश्लेषण करें, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, तो एक शब्द होता है संश्लेषण और एक शब्द होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ करके फिर उन शब्दों के बीच का, घटकों के बीच संबंध स्थापित करना। संश्लेषण में क्या होता है कि चीजों को जोड़ करके एक चीज तैयार कर देना, लेकिन इसमें सबसे पहले जो प्रश्न है उसमें जो अलग अलग घटक हैं उनको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, और फिर तोड़ने के बाद उनके मध्य में संबंध स्थापित किए जाएंगे। और अगर आलोचनात्मक विश्लेषण है तो जो आलोचना की जो विशेषता होती है, जो मैंने अभी आपको बताई है और अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी आपके, कि आलोचना में केवल नकारात्मक बिंदु नहीं रखने हैं, सकारात्मक भी रखने हैं। बस नकारात्मक का पक्ष थोड़ा सा अधिक, और कुछ नहीं। विश्लेषण घटकों को तोड़ना है और उनके बीच फिर संबंध स्थापित करने हैं कि कैसे ये आपस में कनेक्टेड है। ये होता है विश्लेषण। आगे परीक्षण, जहां पर मैंने बार बार बताया आपको, परीक्षण, औचित्य सिद्ध करना, ये लगभग एक जैसे ही है। और यहां पर प्रमुख तथ्य, मुद्दे, उनकी जांच, और या तो फिर इन तीन चीजों का समावेश। क्योंकि परीक्षण करना, औचित्य सिद्ध करना, वो अलग से अपने कोई पहचान नहीं रखते हैं, कई सारे बिंदु उसके साथ में जुड़ करके चलते हैं, जिसमें पहले आप कर ले विश्लेषण, फिर जो मुद्दे हैं
उनकी जांच क्या क्यों कैसे, और सबसे अंत में अपनी राय। जैसे एक वैज्ञानिक होता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करने के बाद में उसके जो अनुमान ऑब्जर्वेशंस जो आते हैं उसको लिखता है, निष्कर्ष में ऑब्जर्वेशंस प्रेक्षण का जो परिणाम है वो लिखा जाता है। वही कुछ कहानी यहां पर हो जाती है। तो यहां पर पहले प्रश्न को कुछ खंडों में तोड़िए, उनके आपस के संबंध स्थापित कीजिए, और फिर उसमें जो उनके पक्ष विपक्ष हैं उनको देख लीजिए, और फिर अंत में जाकर के अपनी राय। थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाते हैं। इसके बाद में स्पष्ट करना तो विस्तार से व्याख्या, इसके अलावा और कुछ नहीं अधिक, और व्याख्या करें, ये लगभग आपस में जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मूल्यांकन यहां पर कई जगहों पर आया था, शुरुआत में ही था मूल्यांकन, और ये बात मैं दोबारा से हाईलाइट करना चाहूंगा, हालांकि बता चुका हूं मैं आपको कि जब मूल्यांकन शब्द आता है ना स्टूडेंट्स, तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तभी चीजें कंप्लीट होंगी आपकी। आगे बढ़ते हैं यहां से। हमारे सामने है पहला प्रश्न, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 से, और इस प्रश्न को भूगोल के साथ में हम जोड़ेंगे। हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। 150 शब्द 10 अंक, 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि बच्चों को बता देना कि ऐसे ऐसे कर लो सब हो जाएगा, बड़ी थ्योरेटिकल बात हो जाती है। जब कुछ प्रश्न सामने आते हैं और प्रश्न के माध्यम से फिर चीजें स्पष्ट की जाती हैं, तब चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। और ये जो हमारी आज की पूरी क्लास है, ये इसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि पहले थ्योरी पार्ट, रणनीति की चर्चा, और फिर उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। देखिए यहां पे हिमालय के हिमनद मतलब ग्लेशियर, कहां के हैं, हिमालय के, पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। अब ये 1 2 3 4 5 हो गए तुम्हारे पास में कीवर्ड्स, कि एक तो ग्लेशियर कहां के हैं, हिमालय के हैं, बात भारत की ही हो रही है, पिघल रहे हैं, और अब जो ग्लेशियर हैं इनका जल संसाधनों के साथ क्या संबंध है, और अगर ये पिघलेंगे तो प्रभाव क्या होगा। और यहां पर देखिए विशेष रूप से बोला है दूरगामी प्रभाव। 150 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना है। मतलब यह है कि बहुत ज्यादा अनर्गल बातें लिखने की जगह आपके पास नहीं है। अनर्गल का मतलब हो गया कि इधर उधर की बातें, टू द पॉइंट रहना है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने बात की थी ना, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। चाहे तो भूमिका के रूप में हिमालय भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, और हिमालय के अंदर में बड़ी संख्या में ग्लेशियर हिमनद मौजूद हैं। फिर इसके बाद आप मुख्य भाग की तरफ आ जाइए कि कई सारे रिपोर्ट्स हैं, अध्ययन हैं जो ये बातें बता रहे हैं कि जो हिमनद हैं उनके पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है मुख्य भाग के अंदर में। और फिर इसी को आप जोड़ते जाइए कि हिमनद पिघल रहे हैं, हिमनदों का महत्व क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि हिमालय के अंदर में हिमनदों की संख्या इतनी अधिक है कि इस क्षेत्र को जो है तीसरा ध्रुव तक लोग कह देते हैं, जहां से बड़ी ढेर सारी नदियों के उद्गम है भारतीय क्षेत्र से भी हिमालय के, और हिमालय का वो क्षेत्र जो भारत के अंदर नहीं भी स्थित है वहां पर से भी।
इनमें से कई सारी नदियां हैं जिनका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है लेकिन प्रवाह क्षेत्र है। तो अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो निश्चित रूप से भारत पर असर तो होगा। अब निश्चित रूप से नदियों का स्रोत है, ग्लेशियर अगर तेजी से पिघलेंगे तो जो मीठे पानी का एक बड़ा स्रोत है वो स्रोत खत्म होगा। अब जरा सोचिए, ये नदियां जो बह रही हैं वो किसी न किसी क्षेत्र से गुजर रही होंगी। ये फ्लो बना के रखना है, ये मैं आपको पूरा प्रवाह बता रहा हूं कि मुख्य भाग के अंदर में कैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ते हुए चले जाना है। तो हिमनद पिघलने की रफ्तार बढ़ी। हिमनद नदियों का स्रोत है, नदियों में पानी घटेगा और इन नदियों के किनारे जो नगर होंगे, उन नगरों में जो उद्योग होंगे, जो लोग होंगे, उनके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा हिमनदों के जब पिघलने की रफ्तार बढ़ेगी तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर में भूस्खलन वगैरह इन सब की जो घटनाएं हैं वो बढ़ेंगी। पानी की उपलब्धता जब घटेगी, अब देखिए, अब यहां पर आ जाइए बहुत चालाकी से कि जल संसाधनों पर, अब पहाड़ों से निकल करके मैदानी इलाके में आ जाइए कि जल संसाधनों पर दूरगामी असर क्या पड़ेगा। तो अब यहां पर पहाड़ी क्षेत्रों से निकल करके हम जब मैदानों की तरफ आते हैं, यहां पर चीजों को हम जोड़ेंगे तो यहां हमको एक बात ये देखने को मिलेगी कि जब जल की मात्रा घटेगी नदियों में तो जल की जरूरत कहां से पूरी होगी। भूगर्भीय जल। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो भूगर्भीय जल है उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, उसका दोहन बढ़ेगा। ध्यान रखना, जल संसाधनों पर दूरगामी प्रभाव, तो ये भी उसका एक हिस्सा है। केवल पहाड़ों पर, हिमनदों पर ही सीमित मत रह जाइएगा, क्योंकि जब वहां पानी घटेगा तो फिर इधर की तरफ लोगों का ध्यान अधिक जाएगा, लोग इस पर भी निर्भर करेंगे। और एक बात और, अब नदियों का पानी रिस करके ही तो पहुंचता है भूगर्भ के अंदर में। जो सरफेस वाटर है पहुंच तो वही रहा है ना भूगर्भ के अंदर में। तो निश्चित रूप से भूगर्भ के अंदर जो जल है उसका दोहन तो होगा, लेकिन नीचे पानी पहुंच नहीं रहा है धरती के। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करना फिर शुरू करेगा। सूखे की समस्या, आबादी को साफ पानी ना मिलना, ये समस्याएं। और इसी के साथ में एक थोड़ा सा बिंदु जो अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ ऐसे बिंदु भी होते हैं जो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर एक लाइन में हम लिख करके निकल जाते हैं तो एग्जामिनर को मालूम चल जाता है कि 150 शब्दों में ही लिखना था, इसीलिए स्टूडेंट ने इतना अधिक नहीं एक्सप्लेन किया। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जब जल संसाधनों का नुकसान होगा, इनका क्षरण होगा, तो निश्चित रूप से जैव विविधता का भी नुकसान होगा। फिर एकदम अंत के भाग में आते आते हमने चुनौतियां देख ली। अब क्या है, समाधान नहीं देंगे आप एक लाइन में कि जलवायु परिवर्तन को अगर हम रोकने का प्रयास करें, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह के उत्सर्जन को रोकने का प्रयास करें, सिंपल लिखेंगे बस कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है तेजी के साथ में, इसको अगर हम रोकने का प्रयास करते हैं तो हिमनदों का जो पिघलना है वो घट सकता है और ऐसे में हम इस भयानक स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप यहां से भी देख सकते हैं। उत्तर की संरचना आप यहां देखो, भूमिका और हिमालय की भौगोलिक स्थिति, ये मीठे पानी का स्रोत है, मुख्य नदियों का उद्गम स्थान है। इस तरीके से भूमिका कंप्लीट। और मुख्य भाग के अंदर में अगर हम लोग आए तो जलवायु परिवर्तन के
दुष्प्रभावों में से एक है ग्लेशियर्स का पिघलना, तात्कालिक रूप से बाढ़ का आना, ये तात्कालिक इसका एक परिणाम हो गया। भूस्खलन मैंने अभी आपको बता ही दिया है। नदियों के जो निकट शहर स्थित हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा, वहां की आबादी और उद्योगों के ऊपर में। ये एक बिंदु और है यहाँ पर कि बांधों के अंदर में भी जल की कमी होगी और भूगर्भ जल पर अतिरिक्त दबाव, ये वाला बिंदु बायोडायवर्सिटी वाला, ये सारे बिंदु मैंने अभी समझा दिए। देखिए यहां से समझाने की तुलना में मैंने आपको प्रश्न के माध्यम से समझाया, वो ज्यादा बेहतर था आपके लिए। प्रश्न आपके सामने था, आप ब्रेक करते हुए चले गए, फ्लो में लिखते हुए चले गए। तो आगे हम लोग देख लेंगे, लेकिन कुछ एक प्रश्नों में उस रणनीति का पालन करना बहुत आवश्यक था जो मैंने अभी आपको बताई। निष्कर्ष में निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय, हिमालय का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसकी रक्षा कैसे की जाए और जल संसाधनों का जो बहुआयामी महत्व है। अब अगर इसमें आप एक दो बिंदु हटा भी देंगे, क्योंकि हम लोग तो यहां पर इत्मीनान से चर्चा कर रहे हैं, जब उत्तर आप लिखने जाएंगे तो यहां पर जैसे तीसरा वाला बिंदु है ये वाला, अगर आप इसको हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्योंकि जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन को अगर हम रोकने में कामयाब हो गए और यहाँ के इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को अगर हम बचा ले गए तो आधा काम तो हमारा वैसे ही हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 से ही है। प्रश्न है मेंटल प्लम को परिभाषित कीजिए तथा प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। अब बड़ा आसान है, ये तो कीवर्ड्स आपको साफ साफ दिख रहे होंगे कि एक तो मेंटल प्लम हो गया, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। इसको परिभाषित कर देना है और इसकी जो भूमिका है इसके अंदर में उसकी व्याख्या कर देनी है। आसान सा प्रश्न है। तो मेंटल प्लम क्या होते हैं? मेंटल प्लम जो है, पृथ्वी की अलग अलग परतों के बीच में जो मेंटल वाला जो पार्ट है, आप यहां से देख सकते हैं इसको, मैंने चित्र आप लोगों के लिए यहां शामिल कर दिया है। तो यहां पर गर्म चट्टानें होती हैं, ये पिघल करके ऊपर की तरफ उठती हैं और जो क्रस्ट के आसपास का हिस्सा होता है उस पर इनका काफी प्रभाव पड़ता है। और इसी क्षेत्र में जो प्लेट्स होती हैं वो भी होती हैं। तो जहां पर मेंटल प्लम्स ज्यादा होंगे, निश्चित रूप से वहां पर गर्मी अधिक होगी। अब ये गर्म होकर के ही ऊपर उठे होंगे, चट्टानें पिघल गई तो निश्चित रूप से तापमान अधिक होगा। तो वहां पर जो प्लेटों का मूवमेंट होगा वो ज्यादा ही रहने वाला है। सबसे पहले आप भूमिका में मेंटल प्लम को परिभाषित करके और इसका चित्र अगर आप बना देंगे तो और अच्छा। देखिए चित्र, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये एकदम से आपके दिमाग में नहीं आते हैं, अभ्यास करने से ही आते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से चित्रों को बनाना, उनका रेखांकन करना, उनकी नेमिंग करना आप सीखेंगे। और भूगोल के जब प्रश्न हो तो वहां पर अगर आप चित्र बना करके चीजों को बताएं तो निश्चित रूप से उसका एग्जामिनर के ऊपर में ज्यादा अच्छा असर पड़ता है। अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम मानचित्र बना करके ये बता दें कि सीमा पर इन इन क्षेत्रों में विवाद है तो एग्जामिनर को समझ में आ गया, ठीक है इस स्टूडेंट को पता है। तो ध्यान रखें इन सारे बिंदुओं का, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इनका अच्छे से आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। और ये कहां भी जाता है, पिक्चर स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, लेकिन सीखने का एकमात्र जरिया है अभ्यास। अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद
मुख्य भाग में आप जाएंगे तो मैंने प्रश्न में क्या बताया था कि मेंटल प्लम बता दिया, मेंटल प्लम को जोड़ दीजिए प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ में। लेकिन पहले यह बताना पड़ेगा आपको कि प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है क्या। अब ये सब चीजें मुख्य भाग के अंदर आएंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है ये बता दी, और फिर इसके बाद में मेंटल प्लम और इन दोनों के बीच का संबंध क्या है। और इसमें एक चिंतक हुए हैं मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन ने इन संबंधों की व्याख्या करने की कोशिश की थी। हालांकि इस पर कई सारे जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनके अलग विचार हैं, लेकिन एक हद तक इन चीजों को स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा जहां पर मेंटल प्लम ज्यादा होते हैं तो उन क्षेत्रों के अंदर में ज्वालामुखी उद्गार, इरप्ट होने की संभावना, ज्वालामुखी के फटने की संभावनाएं अधिक होती हैं। और अगर एक उदाहरण डाल दिया तो फिर हो गया सोने पे सुहागा। हवाई द्वीप का उदाहरण अगर दे दें, या प्रशांत महासागर के आसपास जो रिंग ऑफ फायर है, अग्नि मेखला जैसे हम लोग कह देते हैं हिंदी में, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, लिख दिया तो और स्पष्ट हो गया। अब यहां पर एक बिंदु आ गया बात करते करते आप लोगों से कि उत्तर लेखन में खासतौर पे हिंदी माध्यम को जो विद्यार्थी हैं वो क्या जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो जवाब है इसका हां, कर सकते हैं, लेकिन शर्तें लागू हैं। यह नहीं कि आप एकदम मैसेज टाइप करके आ गए इंग्लिश में, ऐसे नहीं, वो नहीं चलेगा। जैसे अभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया रिंग ऑफ फायर, इसको आप लिख दीजिए। अब प्रशांत महासागर के पास परिमेखला, अग्नि मेखला ऐसे लिखेंगे तो वो अधिक जो है साहित्यिक हिंदी का आभास देना शुरू कर देता है। तो रिंग ऑफ फायर को अगर आप देवनागरी में लिख देते हैं, रिंग ऑफ फायर इस तरीके से, तो कोई समस्या नहीं, चलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे जो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो जो कीवर्ड्स होते हैं वहीं पर इनका प्रयोग करें। और ऐसा आवश्यक नहीं कि करना ही है। जहां पर आपको लगे कि इसकी हिंदी बहुत जटिल हो रही है वहां आप कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और अगर कोई ऐसा शब्द है जो बार बार आ रहा है तो वहां पर आप सिंपल एक काम करें, एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दें, लेकिन आगे हिंदी का ही प्रयोग करें। जी हाँ, जहां बार बार आ रहे हैं वहां आप बार बार रिंग ऑफ फायर लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत कम मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग की अनुमति है आपको। आगे बढ़ते हैं यहां से। निष्कर्ष में मेंटल प्लम से जुड़ी हुई जो डिबेट्स है और मेंटल प्लम से जो बनने वाली आकृतियां हैं वो, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा उत्तर आपका हो जाता है। इसके बाद एक और प्रश्न हम लोग उठाते हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 से है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल ही में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए, उसके आगे लिख दिया है सुस्पष्ट कीजिए। अब देखिए, मैं आप लोगों से अभी चर्चा कर रहा था कि ऐसे बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे जहां पर आपको उनका वर्तमान के साथ में मूल्यांकन या वर्तमान प्रासंगिकता, वर्तमान समय में उनका महत्व, उनका औचित्य, ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यहां पर अगर आप इस प्रश्न के पहले खंड को देखें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, मतलब ये स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीयकरण की जो प्रवृत्ति हमारे संविधान में दिखाई पड़ती है उसका मूल उद्देश्य राज्यों के ऊपर में अत्यधिक नियंत्रण स्थापित करना नहीं है। उसका महत्व क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना है। तो केंद्रीयकरण को जोड़ दिया है एकता और अखंडता के साथ में। अब अगले खंड में आप देखिए
कि उदाहरण वर्तमान से जोड़ दिया उसको। और एक बात मैं आपको यहां पर और जोड़ के बता दूं कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंदर में पिछले कुछ सालों में यह बात लगातार देखी जा रही है कि जो परंपरागत विषय हैं उन परंपरागत विषयों को जोड़ा जा रहा है जो वर्तमान के विषय हैं उनके साथ में, और फिर प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप केवल ट्रेडिशनल चीजें पढ़े ही ना, उनको जोड़ें वर्तमान के साथ में। तो यहां पर एक तो 250 शब्द हैं हमारे पास, थोड़ा शब्द सीमा तो है, आप लिख सकते हैं चीजें। भूमिका तो यहां पर डिजर्व करता है, यह प्रश्न निश्चित रूप से डिजर्व करता है। देखते हैं जरा। भूमिका में सबसे पहले जो केंद्रीयकरण के तत्व हैं, इनकी उपस्थिति को आप स्वीकार कर लीजिए कि जी हाँ बिल्कुल ये तत्व है। और ये कहा भी जाता है भारतीय संविधान के बारे में कि इसमें अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता के ऊपर कोई खतरा आता है तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है। अभी आगे हम सिद्ध भी करेंगे इस बात को। इसके अलावा इस बात को भी यहां पर लिख दीजिए संतुलन को स्थापित करने के लिए कि संघीय भावना को भी स्थान दिया गया है। इस बात को भी यहां पर बराबर महत्व दिया गया है कि अनावश्यक रूप से राज्यों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होगा। तो संघीय भावना शब्द, इसको आप जैसे ही लिखते हैं, अब इसको एलेबोरेट करने मत बैठ जाइएगा, एग्जामिनर के पास कॉपी जा रही है आपकी, और ये यहाँ का मूल विषय भी नहीं है। तो आपने लिख दिया तो ठीक है, ये स्पष्ट हो गया कि ठीक है, आपने एक संतुलन बना दिया शुरुआत में ही। इसके बाद जब मुख्य भाग की तरफ आप जाएंगे तो यहां पर क्या है, विनाशवान राज्यों का अविनाशी केंद्र, अनुच्छेद 2 और 3, जहां पर यह साफ साफ बताया गया हमारे संविधान के अंदर में कि राज्यों की सीमाएं, उनके क्षेत्र परिवर्तित किए जा सकते हैं। राज्यों में परिवर्तन संभव है, लेकिन जो भारतीय संघ है वो अविनाशी है, वो समाप्त नहीं होगा, राज्य खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान, जहां पर सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती हैं। अब यहां पर अनुच्छेद 352, 356, 360, इनको एलेबोरेट करने मत चले जाइएगा, आपातकालीन प्रावधान और एक एक लाइन में बता के निकल जाइए। अब यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल, फिर उसके 3 प्रकार, ये सब मत करिए, ध्यान रखना है आपको इन सारे बिंदुओं का। इसके बाद राज्यपालों की भूमिका संबंधित विवाद, इसको बता दीजिए। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं और इनसे संबंधित विवाद। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट भी लिख दे क्या एक लाइन में। तो देखिए, आपसे अभी यहां समाधान नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। अगर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट वगैरह की हम कुछ बात करेंगे तो हम निष्कर्ष में एक जगह पर डाल सकते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य में शक्ति संतुलन बना रहे, इसके संबंध में कई आयोग बनाए गए थे। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट एक लाइन में बस खत्म, लेकिन यहां नहीं, मुख्य भाग में नहीं। अब इतनी आपने बातें बता दी तो ये स्पष्ट कर दिया कि जी ठीक है, केंद्रीयकरण के तत्व तो है। अब इसको वर्तमान से लाके जोड़िए। जैसे महामारी अधिनियम 1897 की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, ये अधिनियम व्यक्ति की निगरानी करने का अधिकार राज्य को देता है। तो निजता का जो अधिकार है उसके अंदर में कहीं ना कहीं सेंध लग रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की, तो यहां पर भी केंद्र के पास कई सारी शक्तियां आ जाती हैं राज्य को निर्देश देने के संबंध में। इन दोनों के माध्यम से यह बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि इन दोनों के प्रयोग से जो केंद्र है उसकी शक्तियां राज्य तक विस्तारित हो जाती हैं। इसके अलावा
कृषि क्षेत्र के जो अधिनियम जो लाए गए, जिन पर खूब आंदोलन वगैरह हुए, विवाद हुए, अगर उनको आप देखें तो वहां पर एक तत्व आपको दिखेगा, और वो तत्व यह है कि केंद्र ने थोड़े से परिवर्तन करके चीजों में कृषि से संबंधित और अन्य जो उद्योग वगैरह हैं, उनके जो उत्पाद हैं, आपूर्ति है, वितरण है, इनसे संबंधित जो विषय हैं, ध्यान रखना, कृषि से संबंधित उत्पादन, आपूर्ति, वितरण के जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में है। अब समवर्ती सूची का मतलब यह हो गया कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं वहां पर। अब अपने प्रश्न को याद करिए, भावनाओं में नहीं बह जाना है कि फिर यहां पर जो राजनीतिक बहसें हैं वो सब पता लगा लिखने शुरू, नहीं, वो सब नहीं करना है। प्रश्न को दिमाग में रखना है, केंद्रीयकरण और ये तीन विषय वर्तमान वाले, इनको जोड़ करके स्पष्ट करनी है चीजें। तो निश्चित रूप से कृषि का जो विषय है वो राज्य के पास होना चाहिए, और राज्य जो है, हर एक राज्य की अपनी एक विशेष स्थिति है, और उनको अपनी विशेष स्थितियों के संदर्भ में निर्णय लेने का हक है। अब अगर यहां पर केंद्र उनको किसी प्रकार के निर्देश देगा, आदेश देगा, तो ये केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के बढ़ने का संकेत होगा। और हमारे प्रश्न में लिखा हुआ था ये बात, मैं प्रश्न से लगातार आप लोगों को जोड़ के चल रहा हूं कि एकता और अखंडता के संदर्भ में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। यहां पर अगर हम बात करें इन दो विषयों की, तो निश्चित रूप से यहां पर जो है आपदा प्रबंधन हो गया और महामारी जैसे विषय हो गए, तो यहां पर तो केंद्रीयकरण एक हद तक आवश्यक दिखाई पड़ता है हमें। लेकिन यहां पर एक संतुलित दृष्टिकोण हो सकता है, जैसे कृषि के विकास के संबंध में भी ये तर्क हो सकता है कि कृषि के विकास के लिए भी केंद्र का हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि नीतियों में एक रूपता रहे, ये बात कही जा सकती है। लेकिन एकता और अखंडता के संबंध में, मतलब आप केंद्रीयकरण के तत्व को तब डिफेंड करें जब वो बहुत ज्यादा अपेक्षित हो, अनावश्यक रूप से नहीं। अब जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं वो निष्कर्ष में जुड़ जाएंगे जाकर के, जैसे कि अगर लोकसभा में किसी का बहुमत है और अच्छा खासा बहुमत है, तो उस बहुमत के दुरुपयोग की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और शक्ति संतुलन का पालन होना चाहिए केंद्र और राज्यों के मध्य में। इसके अलावा केंद्रीयकरण का प्रयोग केवल उन्हीं हालातों में होना चाहिए जहां पर वो अत्यंत आवश्यक हो। सिर्फ ये नहीं कि नहीं आप इसका हम प्रयोग कर सकते हैं तो हम प्रयोग कर लेंगे, और ये किसी कानून का उल्लंघन भी नहीं कर रहा है तो हम केंद्रीयकरण का पालन कर लेंगे। मैं ये बात क्यों आपको अलग से बता रहा हूं, उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि हमारे संविधान के अंदर में इन सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य में जो शक्तियों का विभाजन है, इसका पालन ईमानदारी पूर्वक किया जाएगा। इसके अलावा हम राज्यसभा की सकारात्मक भूमिका को भी यहां पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि ठीक है लोकसभा में किसी का बहुमत है तो वहां पर वो चीजें हो सकता है कि एकदम से पास कर दी जाए बिना किसी विशेष बहस के, तो यहां पर राज्यसभा भी एक सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, हम थोड़ा अप्रत्यक्ष यहां पर जा रहे हैं, इनडायरेक्ट जरा सा हो रहे हैं, तो ऐसे जो विषय हैं इस पर बहुत आपको एम्फेसाइज नहीं करना है। राज्यसभा एक सकारात्मक भूमिका निभा सकती है शक्ति संतुलन को स्थापित करने में, बस।
अब उसका महत्व, अन्य विषय, उन सब पर नहीं जाना है। ये बात ध्यान रखें, तो विचार उतने ही रखने हैं जितने कि वहां पर रिलेवेंट है, उससे अधिक नहीं। आगे बढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 3, और यहां पर जो प्रश्न हमारे सामने है, साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उनकी विवेचना कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, वो समस्या नहीं है इसके अंदर में कि सबसे पहले साइबर अपराध को परिभाषित कर दीजिए, इसके बाद इसके जो प्रकार हैं वो बता दीजिए, इससे जो खतरे हैं और जो आवश्यक उपाय हैं। और वैसे भी 150 शब्दों में ही सारी चीजें लिखनी है। तो यहां पर साइबर हमले किस तरीके से होते हैं, साइबर जासूसी, ये सब खतरे हैं यहां से, साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, ये सब चीजें इसके प्रकार और खतरों से जुड़ी हुई हैं। और इसके बाद जब हम बात करते हैं उपायों की, तो उपायों के अंदर में आप पॉइंट बना करके उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए निकल जाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे साइबर सुरक्षित भारत पहल है, साइबर स्वच्छता केंद्र है, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आदि है। इन्हीं का विश्लेषण करते हुए एक एक लाइन में, दो लाइन में आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि 150 शब्दों में ही सारी चीजें बतानी है, तो बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते हैं आप वहां पर चीजें, और बताना भी है कि सारी बातें शामिल भी हो गई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 4, केस स्टडी 2020 का प्रश्न। अब देखिएगा, मैं पढ़ाते हुए, इसको बताते हुए आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी केस स्टडी को देखते हुए। समझिए, राजेश कुमार एक वरिष्ठ लोक सेवक हैं जिनकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता की प्रतिष्ठा है, आजकल वित्त मंत्रालय के बजट विभाग के प्रमुख हैं। वित्त मंत्रालय में है, वर्तमान में उनका विभाग राज्यों को बजटीय सहायता की व्यवस्था करने में व्यस्त है। बजटीय सहायता ठीक है। इनमें से 4 राज्यों में इसी वित्तीय वर्ष में चुनाव होने वाले हैं। 4 राज्यों में चुनाव। आगे, इस वर्ष के वार्षिक बजट ने राष्ट्रीय आवास योजना, ठीक, 8,300 करोड़ रुपए आवंटित किए थे इस योजना के अंदर में। यह समाज के कमजोर समूहों के लिए केंद्र प्रायोजित सामाजिक आवास योजना है। जून माह तक 775 करोड़ रुपए इस योजना हेतु लिए गए। ठीक है, ये तथ्य हो गया। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय काफी समय से एक दक्षिणी राज्य में विशेष आर्थिक जोन, दक्षिण के राज्य में, ठीक है, स्थापित करने की पैरवी कर रहा है। केंद्र और राज्य के मध्य 2 वर्षों तक बातचीत चली। विस्तृत चर्चा के बाद अगस्त माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी। आवश्यक भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है, ये वाला बिंदु, आवश्यक भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यहां पर फंड एलोकेट हुए इतने 775 करोड़, मतलब गया एलोकेट तो इतना हुआ था 8,300, लेकिन इतना प्रयोग हुआ। अब यहां पर SEZ साउथ के, दक्षिण के राज्य के अंदर में हमारे, और आवश्यक भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ, ठीक है। 18 माह पूर्व एक उत्तरी राज्य में क्षेत्रीय गैस ग्रिड, ठीक है, और यह कहां पर है? उत्तर में। एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने विशाल गैस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता बताई थी, ठीक है, गेल वगैरह को मान लीजिए। आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई PSU के पास आवश्यक भूमि पहले से है, मतलब भूमि पहले से है, ठीक है, जमीन पहले से है इनके पास में। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा व्यूह रचना में इस गैस ग्रिड का एक ये अनिवार्य घटक है, और वैश्विक बोली
के 3 चरणों के बाद इस योजना को एक बहुराष्ट्रीय उद्योग मैसर्स XYZ। अच्छा, ये क्यों अंडरलाइन कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स हैं, एक प्रकार से यहाँ पे हितधारक हैं, तो यहां जुड़ रहे हैं आकर के, इनको आवंटित किया गया है और ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय है। दिसंबर में इस बहुराष्ट्रीय उद्योग को भुगतान की पहली किस्त देनी है, ठीक है, इसको पैसे देने हैं। इन 2 विकास योजनाओं, ध्यान रखना ये कैसी योजना है, विकास योजना, दोनों SEZ वाली और ये गैस वाली, को समय से 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित करने के लिए वित्त मंत्रालय को कहा गया। यह निर्णय लिया गया कि पूरी राशि NHS, जो राष्ट्रीय आवास योजना है, हाउसिंग वाली, में से पुनर्विनियोजित कर ली जाए। अब पुनर्विनियोजित का मतलब है कि यहां से पैसा, हाउसिंग वाले में जो पैसा था, उस पैसे को यहां की तरफ डाइवर्ट कर दो कि यहां प्रयोग कर लेंगे उस पैसे को। वहां कम इस्तेमाल हुआ है और यहां 6,000 करोड़ लगना है, और अगर 6,000 करोड़ और निकाल लिया तब भी वहां पर कम से कम 1,000 करोड़ तो बच ही जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, करने की संस्तुति की गई। अब ये जो फाइल है वो समीक्षा के लिए, कार्यवाही के लिए बजट विभाग में भेज दी गई। याद रखना, बजट विभाग में है राजेश कुमार जी, मैंने यहीं पर मार्क कर दिया था इसको। अच्छा, फाइल गई उनके पास। फाइल का अध्ययन करने पर राजेश कुमार को यह आभास हुआ कि पुनर्विनियोजन करने से NHS योजना को क्रियान्वित करने में अत्यधिक विलंब हो सकता है। हाउसिंग प्रोजेक्ट को, राष्ट्रीय आवास योजना को देरी हो सकती है। आगे है, वरिष्ठ राजनेताओं के द्वारा आयोजित सभाओं में इस योजना को, मतलब कि ये वाली योजना को, बहुत चर्चा इसकी की गई है। और वित्त की अनुपलब्धता से अगर SEZ डिले हुआ तो वहां वित्तीय नुकसान होंगे, और अगर पैसे की कमी से अंतरराष्ट्रीय योजना में भुगतान देर से हुआ तो राष्ट्रीय शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पर देखिए, ये गैस कंपनी में जो एक MNC काम करने आई थी, XYZ मैसर्स हाइड्रोकार्बन, इनको दिसंबर में पैसे देने हैं। तो मोटा मोटा आपको ये बात समझ में आ रही होगी यहां पर हितधारक कौन से हैं और प्रमुख तथ्य कौन से हैं। राजेश कुमार ने इस प्रसंग पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्हें बताया गया कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थिति पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। राजेश कुमार ने महसूस किया कि NHS योजना से राष्ट्र के विपथन पर, इसका मतलब हुआ डाइवर्ट करना, अब बहुत भारी भरकम शब्द है हिंदी का, सरकार के लिए संसद में कठिन प्रश्न खड़े हो सकते हैं। अब यहां पर ही ना एक शब्द और आया था, पुनर्विनियोजन, पुनर्विनियोजित, इस बड़े भारी भरकम हिंदी के शब्द हैं। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सलाह और देता हूं, और आज तो मौका भी है बताने का वो सारी चीजें आपके लिए। अनुवाद की खामियां कई बार सामने आती हैं हिंदी माध्यम के बच्चों के सामने, और ऐसे में जब कोई शब्द आपको ना समझ में आए तो मेरी सीधे सलाह होती है उसका जो अंग्रेजी का वर्जन है, संस्करण है, उसको एक बार देख लें। और इसमें जैसे रीएप्रोप्रिएशन या डाइवर्जन ऑफ फंड्स, तो वो स्पष्ट हो जाती है चीजें, अच्छा इसका ये मतलब है। तो तनाव नहीं लेना है बहुत ज्यादा उसमें कि कैसे होगा, बहुत आराम से चीजें हो जाती हैं। क्योंकि ये वो प्रक्रिया है, जब आप समाचार को पढ़ना शुरू करते हैं तो वोकैब, रीडिंग, ये सब चीजें आपकी वहीं से इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, यहां पर देख लिया हमने इस पूरे विषय को, और यहां पर जो अंतिम लाइन थी यहां पर कि अगर राशि को डाइवर्ट किया और राष्ट्रीय जो आवास योजना है उसके क्रियान्वयन में अगर देरी हुई तो सरकार को संसद में कठिन प्रश्न देखने पड़ सकते हैं, झेलने पड़ सकते हैं। अब प्रश्न क्या है, कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्विनियोजन के कारण जो है, जो यहां पर नीतिपरक मुद्दे हैं उनको बताइए, और
सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिए। क्या पद त्याग एक योग्य विकल्प है? 250 शब्द 20 अंक। उत्तर में सबसे पहले जो तथ्य महत्वपूर्ण है वो, जैसे कि राष्ट्रीय आवास योजना, उसमें जो फंड है वो, SEZ की जो बात करी गई है वो दक्षिण के राज्य में, उत्तर के राज्य के अंदर में जो गैस ग्रिड की बात की गई है, यहां देख लीजिए, उत्तर के राज्य में गैस ग्रिड, और जो राशि को जो है डाइवर्ट करने की, विपथन की जो बात की जा रही है और पुनर्विनियोजन की जो बात की जा रही है, इनको ये मुख्य तथ्य है आपके पास। अब इसके बाद ये तो फैक्ट हो गया, गिवन दैट टाइप का हो गया आपके सामने। अब इन तथ्यों को लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर के देखेंगे कि यहां पर हितधारक कौन से हैं। एक बार हितधारक स्पष्ट हो गए तो फिर हम आगे कहां बढ़ जाएंगे कि यहां पर हमारे सामने विकल्प नहीं, हमारे सामने कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं उपलब्ध हैं, कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं शामिल है यहां पर, और फिर उन नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए विकल्प कौन कौन से हैं हमारे सामने। देखिए, ये बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, उपलब्ध तथ्य, हितधारक, नैतिक मुद्दे और जो विकल्प हैं उन विकल्पों के गुण दोष। अब ये सब वही बातें हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। आगे देखो, यहां पर अगर हम हितधारकों को देखें तो राष्ट्रीय आवास योजना के जो लाभार्थी हैं वो इसके हितधारक हैं, और इस बात को ध्यान रखना कि ये बहुत अधिक संवेदनशील वर्ग होगा समाज का, ये वंचित वर्ग होगा समाज का। अब बहुराष्ट्रीय उद्योग, वित्त मंत्रालय, दक्षिण के राज्य, समाज का वृहत हित, ये सब यहां पर अन्य हितधारक हैं, और इस पर भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये जो बहुराष्ट्रीय उद्योग है XYZ, अगर इसको पेमेंट नहीं गई तो राष्ट्रीय शर्मिंदगी, साफ साफ लिखा हुआ था केस स्टडी में ये शब्द, और ये जिम्मा वित्त मंत्रालय के पास में है, राजेश कुमार जी वहीं काम कर रहे हैं। अब इन हितधारकों के हितों की रक्षा भी करनी है, काम भी करना है, तो अब राजेश कुमार जी के सामने कौन कौन सी दुविधाएं आएंगी देखते हैं। देखिए, जब नैतिक मुद्दे हम जोड़ते हैं तो मेरी एक सामान्य सलाह होती है कि सिलेबस के अंदर में जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, वहां से सबसे पहले आप जोड़ दीजिए। और ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी अभी कि केस स्टडी जितना भी आपका सिलेबस है GS पेपर 4 के अंदर में, सामान्य अध्ययन के अंदर में जितने वहां विषय लिखे हैं उनमें से किसी से भी केस स्टडी बन सकती है। और छठा या सातवां टॉपिक आप देखोगे तो वहां आपके सिलेबस में लिखा है ये पॉइंट जो मैंने यहां आपके लिए लिखवाया है, अंतरराष्ट्रीय संबंध और फंडिंग में नैतिकता के विषय। तो इसका मतलब यह हो गया कि सिलेबस दिमाग में छपा होना चाहिए इधर, तब फायदा मिलेगा। इसके बाद अगला है साधन और साध्य का संबंध। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ विकास की योजना है और एक तरफ कल्याणकारी योजना है, राष्ट्रीय आवास योजना, जो वंचित वर्गों के लिए है। और कहा यह जा रहा है कि जो राष्ट्रीय आवास योजना है, वंचित वर्गों की योजना का पैसा विकास योजना में दे दीजिए। तो साधन और साध्य, इनका संबंध यहां पर आ जाता है। और जब इस तरह की नैतिक दुविधाएं सामने आती हैं तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट है बड़ा शानदार, वो एकदम गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है कि जब ऐसे निर्णय लेने हो लोक सेवकों के संदर्भ में तो इस बात को ध्यान रखिए। गांधी जी कहते थे कि जब कभी दुविधा पड़े अपने सार्वजनिक जीवन में
अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके उस निर्णय का समाज के अंदर में सबसे वंचित वर्ग के व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और फिर आप निर्णय करिए। और बहुत संभावना है कि आपके निर्णय सही बैठेंगे, लेकिन एक तरफा भी नहीं सोचना है, क्योंकि सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वो एक तरफा भी ना हो जाए। तो विकास की योजना और कल्याणकारी योजना दोनों में संतुलन बना के रखना है। अब यहां पर आपके सामने सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी नैतिक दुविधाओं की, कि साधन बनाया जा रहा है राष्ट्रीय आवास योजना के पैसे को, जो कल्याणकारी योजना का पैसा है, और साध्य क्या है, विकास योजना। तो यहां पर भी दुविधा है कि ये संबंध पवित्र तो नहीं है ये, क्योंकि पैसा कल्याणकारी योजना का है। आगे देखिए, कल्याणकारी राज्य बनाम विकास, और हमारे संविधान के अंदर में ही हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। जो भारत का स्वरूप दिखाई पड़ता है वो कल्याणकारी राज्य का है। तो ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। इसके अलावा जन उत्तरदायित्व बनाम अंतरराष्ट्रीय नैतिकता, की अगर उस अंतरराष्ट्रीय कंपनी को पैसा नहीं दिया तो देश की बदनामी, और अगर यहां पर इस योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ, राष्ट्रीय हाउसिंग प्रोजेक्ट का, जो आवास योजना है उसका, तो जनता को समस्या। इसके अलावा अधिकार आधारित दृष्टिकोण, तो यहां पर देखना, क्योंकि हमने बात की कि भारत को कल्याणकारी राज्य के तौर पर दर्शाया गया है, तो वंचितों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करना राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है, वो उनके अधिकार बन जाते हैं। तो अब यहां पर एक तरफ वंचित वर्ग के अधिकार हैं और दूसरी तरफ प्रशासन का विवेकाधिकार है कि वो क्या करे। और मैंने आपको हिंट दे दी है पहले, सामान्य तौर पर हिंट यही होती है कि मध्यम मार्ग को अपनाने की कोशिश करिए, लेकिन मध्यम मार्ग को एकदम से बता नहीं देना है कि जो यही मध्यम मार्ग है, खत्म हो गया, ऐसे नहीं। आपको उपलब्ध सारे विकल्प दिखाने हैं एग्जामिनर को, उनके गुण दोष दिखाने हैं, फिर उसका अंत करना है। देखिए यहां पर पद त्याग, मैंने कहा था कि जो एकदम फॉलो करना ही नहीं है उसको हटा दीजिए। पद त्याग तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि यह पलायनवादी दृष्टिकोण को दिखा देगा, हटा दीजिए इसको। इसके बाद निधि का पुनर्विनियोजन किया जाए तब क्या होगा, नहीं किया जाए तब क्या होगा। 2 और 3 को देख लेते हैं पहले। देखिए, अगर इस निधि का पुनर्विनियोजन कर दिया गया तो इसके गुण क्या होंगे और इसके दोष क्या होंगे। गुण की बात करें तो एक तो SEZ का जो काम है वो समय से शुरू हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी जो XYZ है उनको पैसा पहुंच जाएगा। और दोष की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो राष्ट्रीय आवास योजना का क्रियान्वयन विलंबित हो जाएगा, सरकार को संसद में कठोर प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक तरफा बात हो गई कि हम विकास के पक्ष में चले गए, कल्याण को पीछे छोड़ दिया, और ये हमें नहीं करना है। तो ये रिजेक्ट हो गया, इसे हमने हटा दिया। आगे, अगर निधि का पुनर्विनियोजन नहीं किया तो सबसे बड़ी समस्या है दुविधा जो मैंने आपको यहां पर बताई थी, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता वाली दुविधा, और जो पहली वाली है, फिर यहां सफल हो जाएंगे और राष्ट्रीय शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी वो अलग, और भारत के अंदर में जो अन्य कंपनियां निवेश के लिए आ सकती होंगी वो नहीं आएंगी, कि यहां तो पेमेंट में ही डिफॉल्ट हो जाता है, पैसा ही देर से देते हैं। तो ये जो तीसरा वाला विकल्प है, इसके अंदर में हमें कई सारे दोष दिख रहे हैं। गुण क्या होंगे, सबसे पहला गुण तो ये होगा कि जो राष्ट्रीय हाउसिंग योजना है वो ठीक से चलती रहेगी, सरकार को संसद में
जो कठोर प्रश्न है उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो राष्ट्रीय हित है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अंदर में छवि है, उस छवि को नुकसान पहुंचेगा। पहले वाले में विकास की तरफ चले गए, दूसरे वाले में केवल कल्याण की तरफ चले गए। ये मध्यम मार्ग तो नहीं हुआ। मध्यम मार्ग क्या होगा? आप लोग भी समझ रहे होंगे कि संतुलन। और वो संतुलन कैसे बनेगा? केस स्टडी में ही हिंट दे रखे हैं इसके। 4 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं तो वहां पर तो कोई नए प्रोजेक्ट अब आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो कुछ पैसे वहां से प्रयोग किए जा सकते हैं आचार संहिता वगैरह की वजह से। क्योंकि वो जो तथ्य वहां पर दे रखा है वो अनावश्यक रूप से नहीं दे रखा है कि 4 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। उसका प्रयोग है यहां पर कि कुछ पैसे वहां से लाइए। इसके अलावा जो राशि हमारे पास में है, करीब 8,000 करोड़ के आसपास रुपए थे। यहां पर देख लीजिए, एक बारी चेक कर लीजिए। $8,300 करोड़ इस्तेमाल हुए थे। 775 करोड़ 775 करोड़ को निकाल देने के बाद भी लगभग 7,000 करोड़ के आसपास यहां पर पैसे दिखाई पड़ते हैं। और उन दोनों योजनाओं के लिए 6,000 करोड़ की जरूरत है। तो हम तरकीब लगाएंगे। तरकीब क्या लगाएंगे? कुछ पैसे हम जो राष्ट्रीय आवास योजना वाला फंड है, कुछ वहां से निकालेंगे। कुछ पैसे 4 जो चुनावी राज्य हैं वहां से जो योजनाएं थी उनका पैसा कुछ यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका पैसा तो समय से पहुंच जाए, जिससे कि राष्ट्र को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। एक बात तो यह हो गई। और जो SEZ है, विशेष आर्थिक जोन जहां पर स्थापित होना है, वहां पर हम यह कर सकते हैं, क्योंकि भूमि का अधिग्रहण अभी आरंभ हुआ है और भूमि का अधिग्रहण होना भी अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो वहां उतने फंड की जरूरत नहीं है। तो वहां सिर्फ उतना फंड डाल दिया जाए जिससे कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ हो जाए। और इतना सब करने के बाद हमारे पास राष्ट्रीय आवास योजना के अंदर में कम से कम इतना पैसा तो रहेगा कि उस योजना का जो क्रियान्वयन है वो विलंबित ना होने पाए। तो समस्या से निकल गए। और एक अगला स्टेप, अतिरिक्त बजटीय सहायता। इतना सब तो कर दिया हमने, लेकिन अतिरिक्त बजटीय सहायता की तरफ चले जाएंगे तो फिर आगे और फंड आ जाएंगे और इस तरीके से समस्या भी सुलझ गई, कोई काम रुका भी नहीं। तो इसमें क्या हो गया? कल्याणकारी योजना और विकास परक योजना दोनों में संतुलन स्थापित हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है निबंध का प्रश्न, 1000 से 1200 शब्द। और जब मैं आपको निबंध को अटेम्प्ट कैसे करना है समझा रहा था, तो वहां पर मैंने इसी का उदाहरण रखा था आपके सामने। मुझे पता था कि मैं बाद में आपसे यही डील करूंगा। अब देखिए, प्रश्न आपके सामने आ गया कि पितृ सत्ता की व्यवस्था इसकी नजर में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। 125 अंक शब्द सीमा यहां लिखी है। अब ऐसे 2 आते हैं, हम एक की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। सबसे पहले पितृसत्ता का परिचय, उसके बाद भारत में पितृसत्ता का विकास कैसे हुआ, और इसको प्राचीन काल से जोड़ दीजिए, ऐतिहासिक संदर्भ में, वैदिक काल से मध्यकाल से होते हुए आधुनिक काल तक। उसके बाद इसका परीक्षण गुण दोष,
कि मध्यकाल के अंदर में इसकी क्या प्रासंगिकता थी, प्राचीन भारत के अंदर में इसकी क्या प्रासंगिकता थी, कैसे इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है कि प्राचीन भारत में ये थी लेकिन इतनी कठोर नहीं थी, लेकिन मध्यकाल में आते आते अधिक कठोर हो गई। आधुनिक भारत के अंदर में फिर थोड़ा सा लचीलापन दिखाई पड़ना शुरू हुआ। तो ये सारे के सारे अलग अलग आयाम यहां पर जुड़ जाएंगे। उसके बाद ये पूरी व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से ना दिखने के बावजूद समाज के अंदर में लैंगिक विभेद को पैदा करती है। और अगर आप यहां पर कुछ प्रसिद्ध उदाहरण डाल दें हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर से, पाठ्यक्रम के अंदर से कैसे, बहुत सारी पुस्तकें ऐसी पढ़ाई जाती हैं बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, जहां पर कुछ एक पंक्तियां तो आप लोगों ने भी देखी सुनी होंगी कि अगर कोई लड़की है तो मान लीजिए रीता मां की मदद कर, सोहन खेलने जा, रीता खेलने जा, सोहन मां की मदद कर, यह क्यों नहीं हो सकता था? छोटी सी बात है, एकदम उदाहरण है कि कई सारी पाठ्य पुस्तकों में ऐसी शब्दावलियां देखने को मिलती हैं बचपन से बच्चों को। अब उसके मस्तिष्क के अंदर में बचपन से ही ये बात बैठ रही है कि बहन को तो किचन में काम करना है, मुझे बाहर खेलना है। ये हुआ क्या, ये चीज दिखी नहीं, नजर में नहीं आई, लेकिन विषमता पैदा कर दी इसने। इसके अलावा जो नारीवादी चिंतक हुए हैं, कुछ उनकी बातों को सामने रखा जा सकता है। महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है उसको दर्शाया जा सकता है। और अगर मैं इसकी पूरे की बात करूं तो शुरुआत के क्रम में अगर मैं कुछ एक आपको हिंट दूं कि किस तरीके से प्रश्नों के अंदर में कुछ उदाहरण, कुछ संस्कृत के श्लोक वगैरह इन सब का भी प्रयोग हो सकता है जो बड़े प्रसिद्ध हैं। जैसे कि महिलाओं के संदर्भ में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसका अर्थ क्या है कि जहां नारियों की पूजा होती है देवता वहीं पर निवास करते हैं, और यह हमारी संस्कृति के अंदर में खूब बोला जाता है। लेकिन एक तरफ पितृसत्ता भी है और एक तरफ ये वाक्य भी है, तब इन दोनों के बीच एक प्रकार का विरोधाभास है, उसको इंगित कर दीजिए। चाहे तो प्रश्न के शुरुआत में ये लाइन लिख दीजिए या तो अंत में या बीच में कहीं लिख दीजिए। बीच में ही उचित रहेगी या शुरुआत में, दो ही जगहों पर, अंत में नहीं, क्योंकि इसके संदर्भ में बहुत सारी विरोधाभास की बातें आप लिख सकते हैं। और निष्कर्ष रूप में समाज के दो पहिए होते हैं, पुरुष और स्त्री। जितना अच्छा संतुलन रहेगा समाज उतना बेहतर तरीके से स्थायित्व की दिशा में अग्रसर होगा। और निष्कर्ष में इस बात को लिखना बिल्कुल मत भूलिए कि अब तक कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पितृसत्ता का जो एक नियंत्रण है उसे कम करने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति की है, सामाजिक स्तर पर भी और कानून के स्तर पर भी, जहां पर लड़कियों को भी पिता की संपत्ति के अंदर में अधिकार देने की बातों को आगे बढ़ाया गया। तो ये सब क्या है, पितृसत्ता को कमजोर करने के प्रयास ही तो हैं। और जैसे जैसे ये चीजें थोड़ा सा कमजोर होती हैं वैसे वैसे समाज के अंदर में संतुलन की जो स्थिति है वो बननी शुरू होती है। इसके अलावा आप यहां पर हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका जिक्र भी कर सकते हैं मुख्य भाग के अंदर में, क्योंकि आदिवासी समाज के अंदर में ये संतुलन जो है बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये तो हुआ इस निबंध के संदर्भ में चर्चा।
अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें निबंध की। बाकी सब विषयों का तो बड़े आसानी से चीजें होती हुई चली जाती हैं। निबंध की तैयारी के बारे में मैं एक बात स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि आप जब एडिटोरियल्स पढ़ते हैं और वहां पर जो आप एक एडिटोरियल से 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट्स निकाल रहे होते हैं, तो ये जो पॉइंट्स आपके तैयार हो रहे होते हैं यही कहीं ना कहीं आपको निबंध को लिखने में मदद करते हैं। और एक काम ये कि अगर आप सामान्य जो प्रश्न है उनको खूब लिख रहे हैं तो कम से कम एक हफ्ते में 1 या 2 निबंध तो लिखें। डेली नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, एक हफ्ते में 1 या 2 निबंध लिखने की बात कर रहा हूं। इससे होगा ये कि लेखन शैली जो है उसमें प्रवाह और अच्छा आएगा, क्योंकि जब 1000 से 1200 शब्द लिखने होते हैं तो प्रवाह टूटने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसके अलावा अपने निबंध को और प्रभावशील बनाने के लिए कोटेशंस वगैरह का भी इस्तेमाल अच्छा रहेगा। और वो सब भी एक दिन में तैयार नहीं होते। बड़े सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि ठीक है हमें आता है, जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे वहीं लिख लेंगे। ऐसे मत करिए, ये रवैया सही नहीं है। ये एग्जाम इतना छोटा नहीं है, इसको इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अंत में कुछ बातें, जैसे कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। एक बार सुनने में लगता है कि सर ऑब्वियसली ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे बहुत से क्रांतिकारी लोग हैं। एक स्टूडेंट को मैं जानता हूं, इनका सिलेक्शन हुआ फाइनली। निबंध आया लिखने के लिए टूरिज्म के ऊपर में, और वो पढ़ के आ गया उसको टेररिज्म। आप समझ रहे हैं कि कहां से कहां पहुंच गए। और बताया ये कि सर बहुत शानदार लिखा है, और बाद में मालूम चला कि आपने तो क्रांति कर दी है पूरी तरीके से। तो प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके मर्म को समझें और फिर लिखें उसको। विचलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई विषय इतना बढ़िया से पढ़ा हुआ है और प्रश्न में जो पूछा गया वो सीधे वहां से नहीं पूछा गया। अब आपको लग रहा है अंदर कि यार इतना ज्ञान प्राप्त किया है और यही एक मौका है पूरे ज्ञान के प्रदर्शन का, अभी नहीं लिखा तो कब लिखूंगा। ऐसा मत करिए, इस लालच से बचिए। जो प्रश्न की मांग है चिपके रहिए उससे। आगे प्रश्न के मुख्य भाग का संक्षिप्त परिचय देते हुए, मतलब भूमिका तो मैंने अभी आपको बताई। उत्तर को छोटे छोटे बिंदुओं में बांट सकते हैं, वो अच्छी बात रहती है। अगर और संभव है तो डायग्राम, फ्लो चार्ट मैंने अभी आपको बताए थे। इसके अलावा निष्कर्ष, ये बातें अभी हम लोगों ने करी थी। शब्द सीमा और समय सीमा, और इसके लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? अभ्यास। जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको कम से कम 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा, तब ये जाके दिमाग में बैठेंगी और लेखनी में तब उतरेंगी जब आप लगातार अभ्यास करेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार आपने देख लिया वीडियो और हो गया, एक बार क्लास देख ली हो गई, नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। कम से कम 2 बार तो देखना पड़ेगा, और दिमाग में सेट तब होगा जब इन चीजों का पालन करके आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, तब होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।